नमस्कार बच्चों, आज नया चैप्टर कक्षा 12वीं और 11वीं दोनों के ये दोनों में है चैप्टर। तो इसको हम पढ़ रहे हैं जनसंचार माध्यम। मतलब जनसंचार माध्यम मतलब जनता के बीच कोई समाचार को किस तरह संचरित किया जाता है, कौन कौन से माध्यम है उनके बारे में बतलाया जाता है। मतलब विशाल जनसमूह को कोई माध्यम कोई सूचना संप्रेषित किया जाता है, तो इसलिए कौन कौन से माध्यम है। तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है दूसरी साइड में प्रिंट माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। प्रिंट माने जो छपाई वाले माध्यम है, अखबार पत्रिका है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम चाहे रेडियो हो, मोबाइल हो, टीवी हो, इंटरनेट हो, ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आते हैं। आगे देखते हैं। अगली स्लाइड, सॉरी, ये देखिए। अब इसकी क्या ये देखते हैं। संचार, जो जनसंचार है, जन माने विशाल जन समूह, जनता के संचार पर संचार शब्द से बना है। जन तो उपसर्ग लगा, एक तरह देखते हैं। तो संचार शब्द किससे बना है इसके बारे में देखते हैं। संचार के मूल में चर धातु, मतलब चर धातु से इसका निर्माण हुआ। चर का अर्थ है विचरण करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। यह पहुंचना मनुष्य का भी हो सकता है, अन्य प्राणियों का भी हो सकता है, ध्वनि का भी हो सकता है, चित्र का भी हो सकता है, प्रकाश का भी हो सकता है। परंतु हम जिस संचार की बात कर रहे हैं उसका अर्थ है मानव के संदेशों का पहुंचना। यहाँ पे संचार किसका, संदेश पहुंचने की बात है, तो उसकी बात कर रहे हैं। पहुंचने का तात्पर्य संदेश भेजना और प्राप्त करना। इसके लिए दो लक्षण अनिवार्य हैं। पहला लक्षण क्या है, एक तो आदमी होनी चाहिए, एक दो या दो से अधिक आदमी होने चाहिए। दूसरा, उनके बीच संदेश संप्रेषण या ग्रहण करने का काम होना चाहिए। एक संदेश, कुछ संदेश होना चाहिए, उसको भेजना भी होना चाहिए, ग्रहण करना भी चाहिए। ये दो लक्षण अनिवार्य हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों, उनके बीच किसी संदेश का संप्रेषण या ग्रहण हो। तो एक महान संचार शास्त्री विल्बर श्रम ने कहा है कि संचार अनुभवों की साझेदारी है। या याद रखना कि पूछ लिया जाए कि संचार अनुभवों की साझेदारी किसने कहा है, विल्बर श्रम ने कहा है। इसलिए संचार की परिभाषा इस प्रकार लिखी जा सकती है। आप संचार की परिभाषा पूछे तो यहाँ से ऐसे लिखी जा सकती है कि सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए, मतलब लिखित रूप में, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है। तो संचार क्या है, सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक, दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है, वही कम्युनिकेशन है। तो देखो संचार, तो ये जो संचार है, संचार के लिए अंग्रेजी में कम्युनिकेशन शब्द का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया, कम्युनिकेशन का। कम्यून का अर्थ होता है बांटना। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है मन के किसी विचार या भाव को दूसरे के साथ बांटना। मन के किसी विचार या भाव को दूसरे के साथ बांटना, ये होता है संचार। इतनी बात समझ आई। किस धातु से आया, चर धातु से। चर का अर्थ होता है विचरण करना, का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। विचरण करना, ये एक जगह से दूसरी जगह विचरण करना, घूमना मतलब। और ये पहुंचा मनुष्य का भी हो सकता है, अन्य प्राणी का हो सकता है, ध्वनि का भी, चित्र का, प्रकार। पर हम किसकी बात कर रहे हैं, संदेश के पहुंचने की। और संदेश का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। अब इसके लिए किसकी क्या चाहिए, आदमी चाहिए, और उनको कोई ग्रहण करने वाला होना चाहिए, उसको भेजने वाला होना चाहिए। इसीलिए विल्बर शर्मा ने क्या किया, संचार अनुभवों की साझेदारी है। तो परिभाषा के रूप में कैसे याद करेंगे, सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक, दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरे जगह पहुंचना ही संचार है। संचार शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के शब्द से हुई है, कम्युनिकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। और कम्यून का अर्थ होता है बांटना, और इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द किससे हुई है, कम्युनिस। कम्युनिस का अर्थ होता है मन के किसी विचार भाव को दूसरे के साथ बांटना। तो उत्पत्ति हुई है संचार की। तो किस हिंदी वाले संचार कहते हैं संचार, हिंदी में जो लिखा रहता है संचार, उसकी किस धातु, मूल धातु क्या है, चर उसके। और अंग्रेजी में, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं संचार को, कम्युनिकेशन। तो इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, लैटिन भाषा के साथ कम्युनिस्ट से हुई है, जिसका अर्थ होता है किसी विचार या भाव को दूसरे के साथ बांटना। आगे देखते हैं जनसंचार के माध्यम। मैंने आपको पहले बताया जनसंचार के माध्यम क्या है। पहला है
प्रिंट माध्यम, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। देखो पर जनसंचार होता क्या है, प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना जनसंचार कहलाता है। ये बोला है जनसंचार की परिभाषा में। प्रत्येक मतलब डायरेक्ट नहीं बोलना है, ऐसा नहीं सामने खड़े होकर बोल दी, वो नहीं। आप किसी तकनीकी यांत्रिक माध्यम के द्वारा, कोई तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के विशाल वर्ग से संवाद कायम करना जनसंचार कहलाता है। इसमें क्या हो सकता है, अखबार हो सकते हैं, पत्रिकाएं हो सकती हैं, ये प्रिंट मीडियम का। और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम रेडियो हो सकता है, सिनेमा हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जनसंचार क्या होता है, प्रत्येक संवाद ना करके तकनीकी या यांत्रिक माध्यम से समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना, उनसे वो वार्तालाप करना, ये क्या कहलाता है, जनसंचार कहलाता है। आगे देखते हैं। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा लिख गया थोड़ा सा। बस इतना, ये थोड़ा इतना से आ जाएगा समझ। प्रिंट अर्थात मुद्रित माध्यम, यानी प्रिंट का महत्व है। प्रिंट माध्यम का महत्व क्या होता है, मतलब अखबार है ना, प्रिंट माध्यम है, वो उसका महत्व क्या है उसके बारे में इसमें पूर्ण विस्तार से कि देखो, प्रिंट अर्थात मुद्रित माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे प्राचीन है। मतलब ये छपाई का जो माध्यम था, ये क्या जो चीन में शुरू हुई थी ना, ये छपाई प्रिंट है जो, तो ये जनसंचार के आधुनिक माध्यम में सबसे प्राचीन माध्यम है प्रिंट माध्यम। वास्तव में आधुनिक युग का आरंभ मुद्रण अथवा छपाई के आविष्कार से हुआ। तो आधुनिक युग का किससे हुआ आरंभ, मुद्रण, या मुद्रण माने प्रिंट, और जिसे हिंदी में कहते हैं छपाई के आविष्कार से हुआ। वैसे तो मुद्रण का आरंभ चीन से हुआ, किससे हुआ, चीन से, लेकिन इसके आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। किसको जाता है, जर्मनी के गुटेनबर्ग को। याद रखना, मुद्रण का आरंभ कहाँ हुआ, मुद्रण का आरंभ कहां से हुआ, चीन से हुआ, लेकिन आविष्कार का श्रेय किसको जाता है, जर्मनी के गुटेनबर्ग को। याद रह जाएगा, मुद्रण का जो प्रिंट है, छपाई है, उसका आरंभ कहां से हुआ, चीन से, परंतु इसका आविष्कार का श्रेय किसको जाता है, जर्मनी के गुटेनबर्ग को। छापाखाना अर्थात प्रेस, जो प्रेस होती है उसे क्या बोलते हैं, छापाखाना। प्रेस के आविष्कार से जनता को काफी लाभ हुआ। यूरोप में पुनर्जागरण के रेनेसा के आरंभ में छापे खाने की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जो पुनर्जागरण काल हुआ था रेनेसा, उसमें छापे खाने की महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारत में प्रथम छापाखाना, भी याद रखना, भारत में प्रथम छापाखाना 1556 ईस्वी में, यानी 1556 यानी 1556 ईस्वी में गोवा में स्थापित किया गया था। गोवा में क्यों, ईसाई मिशनरी थे, धार्मिक पुस्तकें छापने थे, इसलिए वहां स्थापित किया था भारत में 1556 में। इसकी स्थापना मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए की थी। इसके तत्पश्चात मुद्रण तकनीकी में ज्यादा बदलाव आया और मुद्रित माध्यमों का विस्तार व्यापक रूप से हुआ। और उसके मतलब इसके पश्चात मुद्रण तकनीक का ज्यादा बदलाव आया। जो मुद्रण है, प्रिंट है, तकनीक है, उसमें ज्यादा बदलाव आया और मुद्रित माध्यमों का विस्तार व्यापक रूप से हुआ, और मुद्रित माध्यम का विस्तार ज्यादा व्यापक रूप से हुआ। अब देखो, मुद्रित माध्यमों के अंतर्गत पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें आती है, यही आती है, छपते हैं, और क्या छपेंगे, समाचार पत्र आते हैं, पत्रिकाएं आते हैं, पुस्तकें आती हैं, जिनका हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता है उसमें छपे हुए शब्दों में के स्थायित्व। सबसे बड़ी विशेषता क्या है, उसके शब्द स्थायी रहते हैं, जिसे आराम से धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, समझ में ना आने से दोबारा पढ़ सकते हैं, जब तक वह हमारी समझ में नहीं आए उसे बार बार हम पढ़ सकते हैं। मुद्रित माध्यमों के स्थायित्व का एक लाभ यह है कि इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, और दूसरा, तो लंबे समय तक उसे सुरक्षित रखा जा सकता है। पहली विशेषता दी हो गई, याद रह जाएगी कि इसमें स्थायित्व होता है, उसे धीरे धीरे पढ़ सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं, जब तक पढ़ समझ में नहीं आए, और लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। दूसरी,
मुद्रित माध्यमों की दूसरी विशेषता लिखित भाषा का विस्तार, इसमें लिखा जाता है इसमें। और लिखित भाषा समाचार में भाषा, व्याकरण, वर्तनी शब्दों का उपयुक्त प्रयोग किया जाता है। और लिखित भाषा समाचार में, जो लिखित भाषा के जो समाचार होता है उसमें, अखबार होते हैं उसमें भाषा का, व्याकरण का, वर्तनी का, शब्दों का उपयुक्त प्रयोग किया जाता है। मतलब लिखित भाषा के जो समाचार पत्र रहते हैं उसमें भाषा का, व्याकरण का और शब्दों का उपयुक्त प्रयोग किया जाता है, मतलब कोई अशुद्धि नहीं होती उसमें। लिखे हुए को प्रकाशित करने और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रचलित लिखित भाषा का होना आवश्यक है। अब लिखे हुए को प्रकाशित किया जाता है और ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, तो इसलिए प्रचलित लिखित भाषा का होना आवश्यक है। जो भाषा बोली जाती है उसका लिखे जाना जरूरी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे समझ सके। तो लिखे हुए को प्रकाशित करने तथा ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रचलित लिखित भाषा का होना आवश्यक है। जो भाषा हम बोलते हैं वो लिखित है लिखित है। आवश्यक है कि जिससे उसे अधिक से अधिक लोग समझ सके। तो हिंदी बोली जाती है, अपने हिंदी में लिखते हैं, अंग्रेजी में समझते हैं, अंग्रेजी में भी छपते हैं अखबार, तो अच्छी से समझ में आती है। हैं, पाकिस्तान में उर्दू बोलते हैं तो उर्दू में समझ में आती है, तो उर्दू में लिखा हुआ रहता है अखबार। तो ऐसी भाषा प्रयोग करते हैं जो ज्यादा ज्यादा लोग समझ सके। दूसरी विशेषता ये। तो तीसरी विशेषता इसका चिंतन विस्तार और विश्लेषण है। दूसरा इसका चिंतन विस्तार और विश्लेषण है, बहुत सोच विचार के साथ लिखा जाता है, बड़ा विश्लेषण किया जाता है और इसके द्वारा गूढ़ एवं गंभीर बातें लिखी जाती हैं। किसी बातें गूढ़ और गंभीर, मतलब गहरी बातें लिखी जाती हैं। आगे देखते हैं, ये तीन विशेषताएं इसमें बताई गई है। आगे देखते हैं। मुद्रित माध्यम निरक्षरों के लिए व्यर्थ है, जो अनपढ़ लोग हैं उनके लिए व्यर्थ है। मुद्रित माध्यम रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट की तरह तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते। एक इसमें नुकसान ये है कि ये पढ़े लिखो समझ नहीं आता। दूसरा, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट की तरह तुरंत घटी घटनाएं होती हैं वो संचालित हो जाती हैं, वो ऐसा इसमें नहीं है। यह एक निश्चित समय पर ही प्रकाशित होता है, मतलब ये निश्चित समय पर ही प्रकाशित होते हैं, उससे पहले ये प्रकाशित नहीं होते, मतलब तुरंत घटी घटनाओं को ये संचालित नहीं कर सकते। अतः मुद्रित माध्यम लेखकों, पत्रकारों को प्रकाशन की सीमा का ध्यान रखना पड़ता है। तो एक निश्चित समय सीमा पर प्रकाशित होते हैं अखबार, मतलब आज छप गया तो इसके बाद वो कल ही आएगा। तो ये मुद्रित माध्यम में अखबारों की प्रकाशन की समय सीमा पर ध्यान रखना पड़ता है, जो समय सीमा दी है डेडलाइन, उसका ध्यान उन्हें रखना पड़ता है। मुद्रित माध्यम के अंतर्गत छपने वाले आलेख में सभी गलतियां, अशुद्धियों को दूर करके प्रकाशित किया जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, मतलब जो भी छपेंगे आलेख, जो भी खबर छपेगी, अशुद्धियों से रहित होती हैं। समाचार पत्र अथवा पत्रिकाओं में यह प्रयास किया जाता है कि कोई गलतियां, अशुद्धि प्रकाशित न की जाए, कोई गलती या अशुद्धि प्रकाशित न की जाए, न हो जाए। इसके लिए समाचार पत्र पत्रिकाओं के में संपादक के लिए एक पूरी संपादकीय टीम होती है, मतलब कोई अशुद्धि ना हो इसके लिए मून हेड कौन होता है, संपादक, और उसके लिए पूरी संपादकीय टीम होती है जिसका मुख्य उत्तरदायित्व होता है प्रकाशन की जा रही सामग्री को गलतियां, अशुद्धियों से रहित प्रकाशित करने योग्य बनाना है। यही संपादकीय है। संपादकीय मतलब जो भी सामग्री, इनका उत्तरदायित्व होता है कि जो भी प्रकाश की सामग्री है वह अशुद्धियों से, गलतियों से रहित हो, ये इसका क्या होता है, उत्तरदायित्व होता है। तो ये प्रिंट माध्यम का महत्व आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रिंट माध्यम का महत्व क्या है। आगे देखते हैं। मुद्रित माध्यम और रेडियो पर समाचार सुनने में अंतर। मुद्रित माध्यम व रेडियो पर समाचार सुनने में अंतर, क्या अंतर है, मतलब रेडियो समाचार सुनते हैं, रेडियो में सुनते हैं, और उसमें दोनों में क्या अंतर है। देखो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा छोटा रखना। एक, अब देखते हैं।
रेडियो श्रव्य माध्यम है, मतलब रेडियो कैसा माध्यम है? श्रव्य। श्रव्य माने सुना जा सकता है। ध्वनि, स्वर और शब्दों के मेल के कारण, मतलब इसमें ध्वनि होती है, स्वर होते हैं और शब्दों के मेल के कारण रेडियो को श्रोताओं द्वारा संचालित माध्यम माना जाता है। रेडियो को श्रोताओं द्वारा संचालित माध्यम माना जाता है। इस कारण रेडियो पत्रकारों को अपने श्रोताओं का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें क्या है? ध्वनि, स्वर और शब्दों का मेल मेल माना जाता है। तो और उसमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, जो भी उच्चारण करेंगे साफ सही उच्चारण करेंगे। अब सही, क्योंकि समाचार पत्रों के पाठकों को अपनी पसंद से, अपनी इच्छा से कभी भी और कहीं भी समाचार पत्र को पढ़ने का समय मिल जाता है। कहते हैं कि समाचार पत्रों को तो कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन रेडियो के श्रोताओं को यह सुविधा प्राप्त नहीं होती। रेडियो के जो श्रोता आता है उसको सुविधा प्राप्त नहीं होती है। वह समाचार पत्रों की तरह रेडियो समाचार बुलेटिन को कभी भी और कहीं से भी नहीं सुना जा सकता। उसे कहीं से भी नहीं सुना जा सकता, उसके लिए वो रेडियो के पास होना जरूरी है। उसे बुलेटिन का प्रसारण समय का इंतजार करने के पश्चात शुरू से लेकर अंत तक सभी समाचारों को सुनना पड़ेगा। मतलब जब रेडियो बुलेटिन जब समय होगा, एक तो समय का ध्यान रखना पड़ेगा, जब वो बुलेटिन शुरू होगा तो उसके समय का पूरा उसे इंतजार करना पड़ेगा, वो बुलेटिन कब से शुरू होगा। तो जब बुलेटिन के प्रसारण समय का इंतजार करने के पश्चात शुरू से लेकर अंत तक सभी समाचारों को सुनना पड़ेगा। इस दौरान न तो वह इधर उधर आ जा सकता है और न ही वह शब्द को उसमें अर्थ ढूंढ सकता है। कोई अर्थ नहीं आया तो वह डिक्शनरी ढूंढ सकता, ऐसा समय उसे नहीं मिलता है, क्योंकि ऐसा करने पर बुलेटिन आगे निकल जाएगा। अगर ऐसा करेगा तो वो बुलेटिन आगे निकल जाएगा। अतः, ये आता लिख दिया है, अतः स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि रेडियो में समाचार पत्रों की तरह पिछले समाचार दोबारा सुनने की सुविधा नहीं होती। तो मतलब पिछले जो समाचार है उसे दोबारा सुनने की सुविधा नहीं होती। रेडियो एक रेखीय अथवा लीनियर माध्यम, ये ध्यान रखना, रेडियो एक लीनियर माध्यम है, मतलब एक रेखीय माध्यम है। रेडियो की तरह दूरदर्शन भी एक रेखीय माध्यम है, दूरदर्शन भी एक रेखीय माध्यम है, जिसमें मतलब रेडियो और दूरदर्शन एक रेखीय माध्यम है जिसमें और ध्वनियों की तुलना में शब्दों और ध्वनि की तुलना में दृश्यों तस्वीरों का अधिक महत्व होता है। ये एक सीधी रेखा में चलते हैं, उसके बाद बदलते नहीं है, मतलब इसमें ये दोनों लीनियर माध्यम है, ठीक है। और इनमें शब्दों और ध्वनि की अपेक्षा तस्वीरों और चित्रों पर, दृश्यों पर ज्यादा महत्व दिया जाता है। रेडियो समाचार पढ़ने वाले वाचक को जो समाचार रेडियो समाचार पढ़ने वाले वाचक को जो समाचार पढ़ने को दिया जाता है, जब जो समाचार पढ़ने को दिया जाता है वह बिल्कुल कैसा होना चाहिए? साफ साफ अंकित होना चाहिए। जो समाचार पढ़ने को दिया जाता है वो कैसा होना चाहिए? साफ साफ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? साफ साफ, ये जरूरी बात है। रेडियो प्रसारण के लिए तैयार किए जाने समाचार की विशेषता कैसा होना चाहिए? एक तो साफ साफ दिया जाना चाहिए, उच्चारण में जटिल शब्द न हो, यहाँ पे लिखा है उच्चारण जटिल शब्द में हो ना, उच्चारण में जटिल शब्द नहीं हो, ये ध्यान रखना। 1 से 10 तक के अंक शब्द में हो, जैसे 1 से 10, जैसे आपको लिख दिया 1000, जैसे 1 तो 100, ऐसा लिख देना, उसे लिखेंगे हिंदी में 1000, ऐसे लिखा होना चाहिए। पर्याप्त हाशिया दोनों तरफ देना और दोनों तरफ गैप देना चाहिए, बराबर स्पेस छोड़ना चाहिए, उसे बोलते हैं हाशिया। जैसे आप प्रतिशत का चिन्ह होता है, रुपए का चिन्ह होता है, इसे प्रतिशत और रुपए लिखा जाना चाहिए, इसे प्रतिशत और रुपया लिखा जाना चाहिए। आकाशवाणी में कार्यक्रम 24 भाषा और 146 बोलियों में प्रस्तुत किया गया।
24 भाषा और 146 भाषाओं में प्रकाशित किया गया। यहाँ पर आप अब इसको सही करते हैं, देखते हैं आप। 2 मिनट रुको, 2 मिनट अब रुके यहाँ पर। हाँ, जटिल शब्द में ये लिख दिया। उच्चारण में जटिल शब्द ये उच्चारण में जटिल शब्द न हो, ये बात अपन को ध्यान रखनी है। और दूसरा यहाँ पे था ये आता लिखा था यहाँ पे, अतः स्पष्ट है ये। हाँ जी, ये आपने इस ये क्या, ये देखिए, ये देखिए। तो अपन यहाँ पढ़ रहे थे कि रेडियो श्रव्य माध्यम है और ध्वनि स्वर और शब्दों के मेल के कारण रेडियो को श्रोताओं द्वारा संचालित माध्यम माना जाता है। तो अपन बात कर रहे थे कि रेडियो श्रव्य माध्यम है, ध्वनि स्वर और शब्दों के मेल के कारण रेडियो पत्रकारों को अपने श्रोताओं का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि समाचार पत्रों के पाठकों को अपनी पसंद से, अपनी इच्छा से कभी भी और कहीं भी समाचार पढ़ने को मिल सकते हैं, लेकिन रेडियो के श्रोता को रेडियो श्रोताओं को यह सुविधा प्राप्त नहीं होती है। समाचार पत्रों की तरह रेडियो समाचार बुलेटिन को कभी भी और कहीं भी से भी नहीं सुना जा सकता। उसे बुलेटिन के प्रसारण के समय का क्या करना पड़ेगा, उसे इंतजार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। और बुलेटिन शुरू होने के पश्चात अगर बुलेटिन प्रसारण समय इंतजार करने के पश्चात शुरू से लेकर अंत तक समाचार को सुनना पड़ेगा। इसके लिए इसके दौरान न तो वह इधर जा सकता है न उधर आ सकता है, न तो कहीं जा सकता है न आ सकता है। वह शब्दकोश न मैं अर्थ ढूंढ सकता हूँ, नहीं वह शब्दकोश में उसका अर्थ ढूंढ सकता है डिक्शनरी में, क्योंकि ऐसा करने पर बुलेटिन आगे निकल जाएगा। अतः स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि रेडियो में समाचार पत्रों की तरह पिछले समाचार
दोबारा सुनने की सुविधा नहीं होती है। रेडियो एक रेखीय माध्यम है, मतलब दोबारा नहीं सुन सकता है, तो एक रेखा में आगे चल रहा है। ऐसा ही दूरदर्शन भी है, वो भी एक रेखीय माध्यम है, जिसमें शब्दों और ध्वनियों की तुलना में दृश्यों और तस्वीरों का अधिक महत्व होता है। किसमें? टेलीविजन में। अब देखो, रेडियो प्रसारण के लिए तैयार किए जा रहे समाचार की विशेषता, जो समाचार तैयार किए जाते हैं उसकी विशेषता, एक तो उच्चारण में जटिल शब्द नहीं हो, 1 से 10 तक के अंक शब्द में हो, मतलब आपको पता है कि 1000 लिखा हुआ है, ऐसे नहीं लिखना है, उसे हिंदी में 1000 लिखना है। ठीक है, 11,000 लिखना है, 11,000 लिखे तो 11,100 नहीं लिख सकते, उसे 11,000 लिखना है, ऐसे देना है। पर्याप्त हाशिया देना है, दोनों तरफ गैप देना है बराबर का, और प्रतिशत और रुपए का जो चिन्ह लगाते हैं, प्रतिशत और रुपए का जो चिन्ह लगाते हैं इस तरह का, अब ये देखो, ये देखो आपको बड़ा कर दिया, प्रतिशत और रुपए को प्रतिशत रुपए लिखा जाना चाहिए, इस तरह का जो चिन्ह है वो नहीं चलेगा, उसे प्रतिशत लिखेंगे, प्रतिशत रुपए ये लिखा जाना चाहिए। ये बात अपन को, ये बात इस समझ में, इसमें देखनी है अपन को। आई बात समझ में? तो और दूसरी एक बात है कि आकाशवाणी में जो कार्यक्रम प्रकाशित है वो 24 भाषाएं बता रहे हैं। कितनी भाषाएं? और 146 बोलियों में। आप गूगल पे देखेंगे तो ये 176 बोलियां भी बताता है और 23 भाषाएं बोलता है, मतलब 24 भाषाएं बता रहा है, 24 भाषाएं बोलता है। ठीक है, आकाशवाणी में कहीं 22 भाषाएं भी बता रहे हैं। तो ये अभी मानते हैं 24 भाषाएं और 126 बोलियां हैं। ये था अंतर, किस किस में? मुद्रित माध्यम व रेडियो पर समाचार सुनने में अंतर है ये। आगे देखते हैं, रेडियो समाचार की संरचना, छोटा कर लेते हैं। रेडियो समाचार की संरचना, रेडियो समाचार की संरचना समाचार पत्रों या टेलीविजन की तरह उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। किस शैली में लिखा जाता है? उल्टा पिरामिड शैली में। समाचार लेखन की सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण शैली उल्टा पिरामिड शैली है। कौन सी शैली है? उल्टा पिरामिड शैली। 90% समाचार या कहानियां इस शैली में लिखी जाती हैं। उल्टा पिरामिड शैली में खबर के अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्लाइमैक्स है जो सबसे पहले लिखाया गया, जो महत्वपूर्ण तथ्य लिखा जाएगा तभी लोग बाग उस खबर को पढ़ेंगे पूरे को। कहानी में क्या होता है? क्लाइमैक्स बाद में आता है। तत्पश्चात कम महत्वपूर्ण तथ्यों और खबरों को लिखा जाता है, और तत्पश्चात कम महत्वपूर्ण तथ्यों और खबरों को लिखा जाता है। अभी फिल्मों में भी आजकल ऐसा ही करने लग गया कि कई बार कोई फिल्म दिखा दिया जाता है, शुरू का कोई इंसिडेंट दिखा जाता है, फिर से फिल्म चली जाती है 5 साल बाद, 5 साल बाद है, पहले 5 साल पहले ही खबर दिखा चली जाती है फिल्म वापस, फिर वापस वो फिल्म एंड को उसी समय उससे उससे उस दृश्य से रिलेशन बनाया जाता है। तो पहले दृश्य को देखकर लोग बाग वहां उसको फिल्म को देखने पहुंच जाते हैं सिनेमाघरों में, फिर बाद में फिल्म पीछे चली जाती है। तो यही है कि क्लाइमैक्स पहले लाया जाता है। तो तत्पश्चात कम महत्वपूर्ण तथ्यों या खबरों को लिखा जाता है। इस शैली में कहानी की तरह क्लाइमैक्स अंत की जगह खबर के प्रारंभ में आ जाता है। इस शैली में कोई निष्कर्ष नहीं होता। इस शैली में क्या नहीं होता? निष्कर्ष नहीं होता है। उल्टा पिरामिड शैली के अंतर्गत समाचार को 3 भागों में बांटा जाता है: इंट्रो, बॉडी और समापन। इंट्रो मानी होता है मुखड़ा, उसके जो शीर्षक है, क्या भूमिका है, वो इंट्रो में आ जाती है। बॉडी, उसके बारे में भी क्या क्या कहानी है पूरी, और समापन उसका एक लाइन में, उसको बाद में जो बाद की बची बातें समापन में आ जाती है। समाचार में इंट्रो या लीड को हिंदी में मुखड़ा कहते हैं। इसमें समाचार की मूल तत्वों को आरंभ की 2-3 पंक्तियों में लिखा जाता है। यह समाचार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तत्पश्चात बॉडी में समाचार के विस्तृत तत्वों को घटते हुए क्रम में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? घटते हुए क्रम में लिखते हैं, और अंत में समाचार का समापन कर दिया जाता है। यह है रेडियो समाचार की संरचना। आगे देखते हैं, तरंगे। ये भी आप देखते हैं,
रेडियो विद्युत तरंगों के जरिए काम करता है। रेडियो की जो तरंगे किसके जरिए काम करता है? विद्युत, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ बस। रेडियो विद्युत तरंगों के जरिए काम करता है। विद्युत तरंगों की फ्रीक्वेंसी प्रकाश से भिन्न होती है। किसके जरिए काम करता है रेडियो? विद्युत तरंगों के जरिए। विद्युत तरंगों की फ्रीक्वेंसी है, जिसे तरंग दैर्ध्य बोलते हैं एक तरह से, वो प्रकाश से भिन्न होती है। रेडियो प्रसारण के लिए ये याद रखना, एक 150 यानी 150,000 हर्ट्ज से 30,000 मेगाहर्ट्ज की तरंगों की आवश्यकता होती है। 150,000 मेगा हर्ट्ज से 150,000 हर्ट्ज से 30,000 मेगा हर्ट्ज की तरंगों की आवश्यकता होती है। 150,000 हर्ट्ज से 30,000 मेगा हर्ट्ज की तरंगों की आवश्यकता होती है। इन तरंगों के अत्यंत अंतराल को इन तरंगों के अंतराल को 3 भागों में बांटा गया है। कहते हैं ना, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, अल्ट्रा शॉर्ट वेव। तो 3 भागों में जो ये तरंगों का जो अंतराल होता है उसे मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और अल्ट्रा शॉर्ट वेव के नाम से जाना जाता है। रेडियो तरंगों द्वारा दो प्रकार से संदेश भेजा जा सकता है। एक होता है रेडियो तरंगों द्वारा 2 प्रकार से संदेश भेजा जा सकता है। पहला होता है एएम, दूसरा होता है एफएम। आप रेडियो में भी देखे होंगे एएम और एफएम। तो एएम का मतलब होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये दोनों लय के उतार चढ़ाव की तकनीक है। एएम और एफएम होते हैं, ये लय के उतार चढ़ाव की तकनीक है। इनमें प्रभावशाली प्रसारण के लिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें सबसे बढ़िया कौन सा होता है? एफएम होता है, एफएम रेडियो। भारत में रेडियो प्रसारण की विधिवत शुरुआत 8 जून 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना के द्वारा हुई। तो भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब हुई? ऑल इंडिया रेडियो के रूप में। कब हुई? 8 जून 1936 में। याद रह जाएगा, 8 जून 1936, 8 जून 1936 में हुआ इसका ऑल इंडिया रेडियो के रूप में भारतीय रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई। आजादी मिलने के समय तक देश में कुल 9 रेडियो स्टेशन थे। कितने स्टेशन थे? 9 रेडियो स्टेशन थे आजादी मिलने के समय तक। ठीक है। 1956 में भारतीय रेडियो सेवा को आकाशवाणी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आकाशवाणी के नाम से जाना जाता है। और ये कब कब हुआ? ये कब कब जाना लगा उसे? कब जाने लगा? 1956 में। क्योंकि सन 1900 तक में कितने थे? इसमें कितने थे? 1956 से पहले किस नाम से जाने जाते थे इसे? ऑल इंडिया रेडियो। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और ये इसका स्वामित्व किसके अंतर्गत है? प्रसार भारती के अंतर्गत। इसका आदर्श वाक्य क्या है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। क्या क्या है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये इसका क्या है? आदर्श वाक्य है। इसका आदर्श वाक्य है बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। इसका आदर्श वाक्य है। तो ये रेडियो की तरंगे हैं, तो किस में काम करती हैं? एएम और एफएम। एएम क्या होता है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और एफएम क्या होती है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इनमें सबसे बढ़िया कौन से होती है प्रसारण दृष्टि? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो रेडियो प्रसारण की विधिवत शुरुआत कब हुई? 8 जून 1936 में ऑल इंडिया रेडियो के रूप में। और 1956 में किस नाम से जाना जाने लगा? आकाशवाणी के नाम से। ठीक है। अब इसको इस रूप में देखते हैं, टेबल रूप में। मुख्यालय का है? नई दिल्ली में। आदर्श वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। स्वामित्व क्या है इसका? कंट्रोल कौन करता है? प्रसार भारती। प्रसारण होने की तिथि कब बताइए? इसकी शुरू में सबसे पहले ये हुई थी 1 अप्रैल 1930 में। इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज के रूप में हुई थी इसका प्रसारण आरंभ। और वैसे विधिवत रूप से कब हुआ था? 8 जून 1936 में हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय रेडियो प्रसारण केंद्र कितने? 6। नाम
उनके दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, तिरुचि। ठीक है, ये 6 रेडियो स्टेशन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, तिरुचि, ये इनके प्रसारण केंद्र थे। विविध भारती की शुरुआत 3 अक्टूबर 1957 से इसकी विविध भारती की शुरुआत हुई। और आकाशवाणी के रूप में कब जाने जाने लगा ऑल इंडिया रेडियो? 1956 से। एफएम रेडियो की शुरुआत 23 जुलाई 1977 से चेन्नई चेन्नई में की थी शुरुआत, 23 जुलाई 1977 को। याद रखना, एफएम रेडियो जो सबसे अच्छा है प्रसारण की दृष्टि से, 23 जुलाई 1977 चेन्नई से हुई थी। न्यूज ऑन फोन सेवा की शुरुआत 25 फरवरी 1998 नई दिल्ली से हुई थी। ये न्यूज ऑन मतलब फोन करो, जो आपको न्यूज सुनना है, गाना सुनना है, उसकी शुरुआत हुई थी 23 फरवरी 1998 नई दिल्ली से शुरुआत हुई थी। अब आगे देखते हैं। ये है टॉपिक है जनसंचार माध्यम में टेलीविजन का महत्व। इसका टेलीविजन का महत्व क्या है? अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये देखो, टेलीविजन जनसंचार माध्यमों में देखने और सुनने का माध्यम, ये सब जानते हैं, आप लोग सब जानते हैं, देखने सुनने का माध्यम है। टेलीविजन के खबर स्क्रिप्ट लिखते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि शब्द पर्दे पर दिखाई देने वाले दृश्य के अनुकूल हो। शब्द है जो पर्दे पर दिखाई देने वाले दृश्य के अनुकूल हो। दूरदर्शन स्क्रिप्ट लेखन प्रिंट और रेडियो माध्यम से भिन्न है। इसके द्वारा कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक समाचार बताया जाता है। दूरदर्शन के लिए समाचार दृश्यों के आधार पर लिखे जाते हैं। कैमरे से लिए गए शॉट्स को आधार बनाकर समाचार तैयार किए जाते हैं। समाचार दूरदर्शन पर समाचार दो तरह से पेश किए जाते हैं। इसका प्रारंभिक हिस्सा, इसमें मुख्य समाचार होते हैं। रीडर एंकर दृश्यों के बिना समाचार पढ़ता है। रीडर है जो जो रीडर है, एंकर दृश्यों के रीडर जो एंकर है वो दृश्यों के बिना समाचार को पढ़ता है। दूसरे हिस्से में पर्दे पर एंकर के स्थान पर समाचार से संबंधित दृश्य प्रस्तुत किए जाते हैं। अतः दूरदर्शन पर समाचार दो हिस्सों में विभाजित होता है। समाचार के साथ साथ दृश्य प्रस्तुत होने के कारण दूरदर्शन का टेलीविजन का जनसंचार माध्यम में महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब समाचार के साथ साथ भी दृश्य प्रसारण किए जाते हैं। उनकी क्या था, ऑथेंटिकिटी, उनकी सत्यता और बढ़ जाती है, विश्वसनीयता बढ़ जाती है कि समाचार जो एंकर है वो बोल ही नहीं रहा है, साथ में उससे जुड़े जुड़े दृश्य भी दिखा रहा है, तो उसमें लोगों में ज्यादा विश्वास पनपता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। टेलीविजन टेलीविजन आज संचार का सबसे शक्तिशाली और जनप्रिय माध्यम, सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, सब लोग में जनसंचार के माध्यम में। टेलीविजन का आविष्कार इंग्लैंड में हुआ था। किसने किया था? इंजीनियर जॉन लॉगी बेयर्ड ने इसकी खोज की थी। याद आने का आविष्कार कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। किसने की थी? इंजीनियर जॉन लॉगी बेयर्ड ने। भारत में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत 15 सितंबर 1959 से हुई थी। कब हुई थी? 15 सितंबर 1959 या 1959 से इसकी शुरुआत हुई थी। 1 अप्रैल 1976 वो होता है, 1956 से आकाशवाणी बना था रेडियो। ये 1 अप्रैल 1976 से इसका वर्तमान नाम क्या पड़ा? दूरदर्शन के नाम से जाना जाने लगा। धारावाहिक आते हैं, इसमें शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं, खेल प्रसारण होता है, सिनेमा होता है, नाटक होते हैं आदि। दूरदर्शन टेलीविजन प्रसारण के अभिन्न अंग बन चुके हैं। ये तो अभिन्न अंग बन चुके हैं टेलीविजन के। अब देखो इसी के अंदर सिनेमा। सिनेमा मनोरंजन तथा जनसंचार का सशक्त माध्यम है। कला तथा संगीत के माध्यम से अभिव्यक्ति के साथ साथ जन जागरूकता के क्षेत्र में सिनेमा का महत्व बढ़ा है। तकनीकी विकास के साथ साथ सिनेमा की दुनिया में भी परिवर्तन हुआ है। मतलब तकनीक आई है, सिनेमा की दुनिया परिवर्तन हुआ है। श्वेत व श्याम, ब्लैक एंड व्हाइट, श्वेत मानी व्हाइट, श्याम मानी ब्लैक, तो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से निकल कर रंगीन फिल्मों, आज कलर फिल्में आती हैं, फिल्मों तक के सफर में से भारतीय सिनेमा ने कई पड़ाव देखे हैं। सिनेमा का निर्माण दृश्य, ध्वनि और संगीत की त्रियामी प्रवृत्तियों के माध्यम से होता है। तो कितने आयाम होते हैं सिनेमा में? ध्वनि होती है, संगीत होता है, ध्वनि होती है, सॉरी दृश्य, पहला तो ध्वनि होती है, आवाज होगी, दूसरा वो दृश्य होगा कोई, और फिर होगी संगीत। तो ये त्रिआयामी प्रवृत्तियों के माध्यम से होता है। ठीक है, साउंड होता है, लाइट होता है, म्यूजिक होता है। ठीक है, इनके माध्यम से शुरू होता है। ये होता है सिनेमा का निर्माण।
इंटरनेट, इंटरनेट सूचना का संजाल, ये नेटवर्क है। इसे ये इंटरनेट है जो वो या बोलते हैं तंत्र जाल बोलते हैं, इंटरनेट सूचना का जाल बोलते हैं, जिसके माध्यम से नई पीढ़ी अपने को एक दूसरे से जोड़ने में सक्षम हुई है। भारत में कंप्यूटर साक्षरता की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण यह जनसंचार का माध्यम बनता जा रहा है। जितनी साक्षरता बढ़ रही है, ये जनसंचार का माध्यम बनता जा रहा है। इंटरनेट सिर्फ सूचनाओं के संप्रेषण अथवा वितरण का कार्य नहीं करता, बल्कि मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत संवादों का प्रसारण भी करता है। ईमेल इंटरनेट की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से आपसी संप्रेषण की प्रक्रिया को दिशा दी जाती है। ईमेल इंटरनेट की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से आपसी संप्रेषण प्रक्रिया को दिशा दी जाती है। इंटरनेट के माध्यम से जनसंचार की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इसमें सभी पत्र पत्रिकाओं ने अपने अपने साइटों पर समाचार और मनोरंजन का खजाना सजा रखा है। अपनी अपनी साइट है, मनोरंजन के खजाने और सजा रखे हैं। विभिन्न प्रकार की पढ़ने की जानकारियां हैं। सभी साइटों को नियंत्रित नियमित किया जाता है, उन्हें कहते हैं नियमित किया जाता है, उन्हें कंट्रोल किया जाता है, उनमें न्यू न्यू अपडेट किया जाता है। इंटरनेट पत्रिकाओं का हाल के वर्षों में अधिक विस्तार हुआ है। हिंदी के समाचार पत्रों ने भी अपने ही संस्करण जारी किए हैं। भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई वेब पत्रकारिता कर रहा है तो वह है रेडिफ.com। कौन कर रहा है? रेडिफ.com। और दूसरी है इंडिया इन्फोलाइन, तीसरी है सिफी जैसी कुछ साइटें हैं। तो रेडिफ को भारत की पहली साइट कहा जा सकता है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रही है। कौन सी है? रेडिफ। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसको है? और वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता, बिल्कुल शुद्ध पत्रकारिता श्रेय किसको कहा गया है? तहलका.com वेबसाइट को। किसको? कौन सी वेबसाइट है जिसने पत्रकारिता शुरू की थी इंटरनेट पर? तहलका.com। और भारत की पहली साइट किसको कहा सकता है? रेडिफ को कहा जा सकता है। दूसरी कौन सी? इंडिया इन्फोलाइन, सिफी। आगे देखते हैं। ये टेलीविजन के बारे में पढ़ा, सिनेमा के बारे में पढ़ा, इंटरनेट के बारे में पढ़ा। अब आए जनसंचार की खूबियां और खामियां। ये देखिए, जनसंचार माध्यमों की खूबियां व खामियां, क्या अच्छाइयां हैं क्या बुराइयां। देखो, प्रिंट माध्यम मतलब अखबार की क्या खामियां है, क्या सॉरी खूबियां। पहले खूबियां पढ़ेंगे फिर खामी पढ़ेंगे, साथ साथ में पढ़ेंगे। प्रिंट माध्यम जो अखबार है, पत्रिका है, छपे हुए रहते हैं, छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है, ठीक है। और इसकी खामी क्या है? इसे केवल पढ़े लिखे लोग ही पढ़ सकते हैं। ये पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों के लिए बेकार है। कौन? अखबार है जो। दूसरा क्या चाहिए? इसे आराम से धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। तीसरा, शुद्ध भाषा और वर्तनी का ज्ञान आवश्यक। अगर अशुद्ध है तो समझ पढ़ा लिखा भी नहीं समझ पाएगा, तो इसके लिए शुद्ध भाषा और वर्तनी का ज्ञान मतलब स्पेलिंग का पूरा ज्ञान होना चाहिए लिखने वाले को। इसकी और अच्छाई क्या है प्रिंट माध्यम की? पढ़ते हुए उस पर सोच सकते हैं, पढ़ते हुए उस पर सोच सकते हैं। और तुरंत घटी घटनाएं प्रस्तुत नहीं करता, ये इसकी खामी है कि तो जो भी घटनाएं घटित हो गई वो ये प्रसारित नहीं कर सकता। खूबियां क्या है? जब जी करे तब बार बार पढ़ सकते हैं, जब जी में आए अखबार को बार बार पढ़ सकते हैं। और लिखित भाषा की सभी विशेषताएं होती हैं इसमें, लिखित भाषा की सारी विशेषताएं होती है। और कमी क्या बताइए इसमें? अंतराल या स्पेस का ध्यान रखना पड़ता है। भाई इतना गैप हो गया तो इसके बाद इतना गैप पड़े ताकि पढ़ने में सुविधा हो। अभी अपन ने यहाँ पे दूसरी स्लाइड थी, छोटी छोटी आ रही थी, बड़ा करना पड़ रहा था, पूरी नहीं आ पा रही थी स्क्रीन पे, थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो मतलब इस तरह की दिक्कत आ सकती है, तो अंतराल स्पेस का पूरा ध्यान रखना चाहिए। गलतियां नहीं पड़ती, गलतियां सुधार नहीं पड़ती, मतलब इसमें गलतियों को नहीं सुधार सकते, इसमें गलतियां नहीं सुधार सकते, ये खामी है इसमें प्रिंट माध्यम में। वो तो दोबारा से लिखेंगे, कहाँ से सुधरेगी? छप गया अखबार तो वो तो दूसरे दिन ही उसमें लिखेंगे भाई वो फलाने फलाने पंक्ति में ये था उसका अर्थ। ये इसकी खामियां हैं। आई समझ में? क्या है खूबियां? पहले ये छपे शब्दों में स्थायित्व होता है, आराम से धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, पढ़े हुए उस पर सोच सकते हैं, जीव जी करे तब बार बार पढ़ सकते हैं, लिखित भाषा की सभी विशेषताएं मौजूद रहती हैं। और खामियां क्या है? केवल पढ़े लिखे लोगों काम आता है, शुद्ध भाषा और वर्तनी का ज्ञान आवश्यक है, तुरंत घटी घटनाएं प्रस्तुत नहीं की जा सकती, अंतराल का स्पेस का ध्यान रखना पड़ता है, और गलतियां सुधारी नहीं जा सकती। आगे देखते हैं।
रेडियो कैसा माध्यम है? श्रव्य माध्यम है, सुनना जा सकता है। श्रोताओं का साक्षर होना आवश्यक आवश्यक नहीं है, मतलब श्रोताओं का क्या नहीं है? साक्षर होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। और भ्रामक और अरुचिकर कार्यक्रम को बंद किया जा सकता है, मतलब कोई वैसा न्यूज आ रही है, कुछ आ रही है तो बंद कर दो रेडियो को। शब्दों के साथ शब्दों के साथ का संगीत दिया जा सकता है, मतलब शब्दों के साथ संगीत दिया जा सकता है, शब्दों के साथ का संगीत दिया जा सकता है। दूर बैठे और उसे लेट कर भी सुन सकते हैं। ये तो थी इसकी विशेषताएं। खामियां क्या है? इसको आराम से ही सुनना पड़ेगा जब तो समझ में आएगा। समझने के लिए आप कोई डिक्शनरी का प्रयोग नहीं कर सकते, कोई शब्द समझ नहीं आए तो उसका प्रयोग नहीं कर सकते, अटक जाओगे। प्रसारण के समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कार्यक्रम के दौरान ना तो कहीं आ सकते हैं नहीं कहीं जा सकते हैं। पुनः वही कार्यक्रम नहीं सुन सकते, अगर आपको चाहे कि वही कार्यक्रम सुनना है तो आप नहीं सुन सकते, उसके लिए आपको बुलेटिन का इंतजार करना पड़ेगा। अब टेलीविजन के लिए आ जाते हैं। देखने सुनने की सुविधा होती है और कम शब्दों में अधिक दिखाया जाता है। देखने सुनने की सुविधा होती है और कम शब्दों में अधिक दिखाया जा सकता है, ठीक है। और खामियां क्या है? एक ही कार्यक्रम बार बार नहीं दे सकते, समझने के लिए शब्दकोश का प्रयोग नहीं कर सकते, विभिन्न विषयों पर लोगों के मन में उत्तेजना उत्पन्न करता है। कुछ ऐसे आते हैं जो मन लोगों में उत्तेजना उत्पन्न करते हैं, कहीं पे हत्या मर्डर इस तरह की घटनाएं आती हैं, उत्तेजना उत्पन्न करते हैं। चौथा, ये अश्लीलता को बढ़ावा देता है, मतलब अश्लीलता को ये क्या देता है? बढ़ावा देता है। टीवी टेलीविजन है जो, ये इसकी कुछ खामियां हैं। वो आप खुद भी आप थोड़ा सोचें तो आप इसके बारे में स्वयं भी अगर अपने विचारों को देखें तो आप खुद भी इसकी कुछ खामियां और बुराइयां आप खुद भी इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। बस आपको अपने विवेक को मजबूत करना है, बढ़ाना है, समझ बनाना है। ये तो थी इसकी खामियां और खूबियां। खामियां और खूबियां, ये संचार माध्यमों की खूबियां और खामियां। आगे देखते हैं। रेडियो और टेलीविजन समाचार की भाषा और शैली के लिए अनिवार्य विशेषताएं। तो उसके लिए क्या क्या विशेषताएं, अनिवार्य विशेषताएं? रेडियो टेली भाषा और जो शैली है उसकी क्या? देखो पहली है भाषा अति सरल होनी चाहिए, वाक्य छोटे सीधी सीधे और स्पष्ट लिखे जाने चाहिए, वाक्य छोटे होने चाहिए, सीधे और स्पष्ट लिखे जाने चाहिए। भाषा में प्रवाहमयता होनी चाहिए, भाषा में क्या होनी चाहिए? प्रवाहमयता होनी चाहिए। सीधी लिखा सीधे कर लेना है। भ्रामक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, भ्रामक जो भटकाने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसी भाषा होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, वाक्य छोटे होने चाहिए, सीधे होने चाहिए, स्पष्ट लिखे होने चाहिए, भाषा में प्रवाह में मतलब फ्लुएंसी होनी चाहिए। भ्रामक शब्दों का प्रयोग जो अपनों को भ्रमित करते हैं शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ में ही तथा एव अथा वै किंतु परंतु यथा आदि की जो किंतु परंतु वाले शब्द हैं वो आदि शब्दों का प्रयोग से बचना चाहिए। इसकी जगह और या लेकिन आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इसके याद और कर लो या कर लो या लेकिन आदि शब्दों का प्रयोग, परंतु तथा परंतु किंतु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गैर जरूरी विशेषणों सामासिक और तत्सम शब्दों उपमा आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब जहाँ गैर जरूरी विशेषण नहीं है, जबरदस्ती सामासिक पद है, तत्सम शब्द है, उपमा है, मतलब ऐसी उपमा अलंकार मुहावरों आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब अगली लाइन में भी लिखा है कि मुहावरों का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक वाक्य में एक ही बात कहनी चाहिए। वाक्यों में कुछ टूटता छूटता हुआ सा प्रभाव नहीं होना चाहिए, वाक्यों में ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कुछ छूट रहा है कुछ अस्पष्ट है, ऐसे प्रयोग नहीं होना चाहिए। प्रचलित और प्रचलित और ये शहद गलत लिखा है, अतः प्रचलित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। शहद गलत प्रिंट हो गया है, प्रचलित और प्रचलित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जो प्रचलित है आम बोलचाल की भाषा में समझ में आए उन शब्दों का क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। ये रेडियो और समाचार की भाषा का क्या है? की शैली की विशेषताएं हैं। प्रचलित शब्द जो मतलब प्रचलित है आम जन की भाषा के शब्द है उन शब्दों का क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। आगे देखते हैं। दूरदर्शन टीवी पर प्रसारित होने वाली खबरों के विभिन्न चरण। अब चरण है, देखो तो उनके चरण है, खबरों के विभिन्न चरण के बारे में पढ़ते हैं। देखो क्या क्या मतलब क्या से कहां से शुरू होती है, क्या क्या करते हैं। देखो
अब दूरदर्शन पर सूचनाएं कई चरणों में होती हुई दर्शकों तक पहुंचती हैं। ये चरण निम्नलिखित है, देखो प्ले और इसकी शब्दावली से भी आप थोड़ा सा वाकिफ हो जाना। ये कई बार शब्दावली भी पूछ लेता है इसी तरह कि फ्लैश और ब्रेकिंग न्यूज क्या होती है, ड्राई एंकर क्या होता है, फोन इन क्या होता है, एंकर बाइट क्या होता है, लाइव क्या होता है, एंकर पैकेज क्या होता है। तो इनके बारे में हमें मोड़ना चाहिए, जानो। देखो सर्वप्रथम कोई बड़ी खबर महत्वपूर्ण फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज में उसी क्षण दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। मतलब जब सबसे कोई नई ताजा ताजा खबर आते उसी क्षण दर्शकों को पहुंचाई जाती है, जिसे कम से कम शब्दों में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, तो फ्लैश और ब्रेकिंग न्यूज कहलाती है। ड्राई एंकर मतलब वो बिना ड्राई माने बिना दृश्यों के, और बिना दृश्यों की कोई घटना घटित होती है उसके बारे में बताता है सीधे सीधे, तो ड्राई एंकर कहलाता है। तो इसमें लिखा है, इसमें एंकर खबरों के बिना दर्शकों को कहां क्या कब और कैसे घटित हुए सीधे सीधे बताता है। खबरों के बारे में, इसमें एंकर खबरों के बारे में दर्शकों को कहां क्या कब और कैसे घटित हुआ सीधे सीधे बताता है। खबर के दृश्य नजर न आने तक तक एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर सूचनाएं पहुंचाते हैं। मतलब बिना दृश्यों के खबर पहुंचाना ही वो क्या कहलाता है, ड्राई एंकर कहलाता है। समझ में आ गया? ड्राई माने तो सूखा माने बिना दृश्यों की खबर पहुंचाना। फोन इन, तत्पश्चात समाचार विस्तृत होते हैं और एंकर रिपोर्टर से फोन के माध्यम से सूचना एकत्र करके दर्शकों तक पहुंचाता। कई बार टेलीविजन में भी कहते हैं फोन के आता है, वाइब्रेशन से आता है, तो ऐसे बताओ कि आवाज आ रही है, वहीं से वो बोलता जा रहा है। तो रिपोर्टर घटना वाली जगह पर उपस्थित होता है और वहां से ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाता है, और एंकर उसको ये फोन इन न्यूज बोलते हैं, उसके न्यूज को। एंकर बाइट, बाइट मानी क्या होता है, कथन। ये वाइट लिखा बाइट है, बाइट यानी कथन अर्थात कथन। दूरदर्शन पत्रकारिता में इसका बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूरदर्शन में किसी भी समाचार को पुष्ट करने के लिए, उसे पुख्ता बनाने के लिए उससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है, कथन दिखाए जाते हैं कि ये हम जो कह रहे हैं ये ऐसा नहीं है, देखो फलाने नेता ने ऐसे बोला, इस व्यक्ति ने बोला, यहाँ के लोगों ने, मजदूरों ने या व्यवसायियों ने ये बोला, तो उसे बोलते हैं बाइट। किसी घटना की सूचना और दृश्य को संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखाकर सुनाकर समाचार को प्रामाणिकता प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? प्रामाणिकता। तो बाइट का मतलब होता है कथन। तो दूरदर्शन पत्रिका बहुत महत्वपूर्ण होता है इसका। किसी समाचार को पुष्ट बनाने के लिए, सत्यता प्रदान करने के लिए संबंधित व्यक्तियों को बाइट दिखाए जाते हैं ताकि समाचार को क्या मिले, प्रामाणिकता मिले। लाइव अर्थात किसी समाचार का घटना स्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है, लाइव। इसके बारे में उस स्थान पर उपस्थित रिपोर्टर और कैमरामैन OB वैन यानी ORB वैन जो होती है के माध्यम से घटना के बारे में सीधे सीधे दर्शकों को दिखाते हैं और बताते हैं, उसे कहते हैं लाइव टेलीकास्ट। ठीक है, लाइव जैसे क्रिकेट में वो तो लाइव चलता रहता है, तो कहीं घटना होती है तो अपनी ORB जो गाड़ी होती है और वैन छतरी वाली, उससे पूरी घटना का रिकॉर्डिंग करते हैं, कवर करते हैं, सीधा दिखा देते हैं, लाइव टेलीकास्ट कहते हैं। एंकर पैकेज किसी समाचार को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक माध्यम है। एंकर क्या है? पैकेज किसी भी समाचार को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक माध्यम है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य से उससे जुड़े लोगों के बाइट और ग्राफिक्स के जरिए जरूरी सूचनाएं आदि आते हैं। इसमें ये तो पूरा क्या होता है, किसी भी समाचार संपूर्णता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसमें क्या कोई दृश्य भी आएंगे, जुड़े लोगों के कथन भी आएंगे, फोटो भी आएंगी, पुरानी सूचनाओं से उसकी तुलनात्मक अध्ययन के, तो पूरा ये जो पैकेज रहता है इस समाचार को संपूर्णता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। आई बात समझे? तो ये तो हो गए। चल आगे देखते हैं, जन संचार के प्रकार। भाई कौन कौन से संचार होते हैं, तो बड़ा कर लेते हैं इसे थोड़ा। पहला होता है सांकेतिक प्रसार, सांकेतिक संचार। दूसरा होता है मौखिक संचार। तीसरा होता है अमौखिक संचार। चौथा होता है अंतः व्यक्तिक संचार। पांचवा होता है समूह संचार। छठा होता है जनसंचार। समझ में भाई, शब्दों से ही समझना है। मतलब इसमें कोई सांकेतिक इशारों के माध्यम से होता है तो वो क्या होता है, सांकेतिक। मौखिक जो मुख से बोल के होता है, मौखिक होता है। अमौखिक बिना बोले होता है, किसी से लिख के माध्यम से होता है, चित्र के माध्यम से होता है, तो वो क्या होता है, अमौखिक हो गया। ठीक है। एक होता है इंट्रापर्सनल, होता है अंतर व्यक्ति, जो व्यक्ति अपने अपने में बात कर रहे थे उसे क्या होता है, अंतर व्यक्ति। एक होता है अंतर व्यक्ति, दो मित्र आपस में बातचीत करते हो, अंतर व्यक्ति, इंटरपर्सनल हो जाएगा वो।
समूह संचार, समूह के बारे में संचारित किया जाता है, समूह संचार हो जाएगा, जैसे कक्षा में बोलते हैं। जो जनसंचार वो अलग है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा पहुंचाना होता है इसे। अब इसकी परिभाषाओं के विस्तार के बारे में देखते हैं, छोटा कर लेते हैं इसे थोड़ा। ये देखिए, सांकेतिक संचार, संकेतों द्वारा संदेश पहुंचाना, मनुष्य का हाथ जोड़ना, पांव छूना, हाथ मिलाना, मुट्ठी कसना, गुस्सा आता है मुट्ठी कस लेते हैं, लाल बत्ती होना, हरी बत्ती होना आदि सांकेतिक संचार है। इससे मनुष्य अपने अंगों का या अन्य उपकरणों का प्रयोग करता है। लाल बत्ती दिखा देते हैं, सब लोग, गाड़ी रुक जाती है, तो कम्युनिकेट कर दिया है पहले ही कि लाल बत्ती होगी, रुकिए, हरी बत्ती होगी, आप चलिए, तो कम्युनिकेट कर दिया। हाथ छूना, हाथ मिलाना, पाँव छूना, हाथ मिलाना, मुट्ठी कसना, ये सब बात है। तो अपने अंगों का या अन्य उपकरणों का प्रयोग करता है, ये होता है सांकेतिक संचार। मौखिक, नाम से ही है, मुख द्वारा व्यक्त ध्वनियों के माध्यम जो संदेश पहुंचाया जाता है उसे मौखिक संचार कहते हैं। आपसी बातचीत, टेलीफोन, भाषण देना आदि मौखिक संचार के ही रूप हैं, मौखिक संचार के ही रूप हैं। अमौखिक संचार के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के जो संचार माध्यम है, मौखिक संचार के अलावा अतिरिक्त प्रकार के हैं सारे, जो किस में आ जाते हैं, अमौखिक में आ जाते हैं। जैसे लिखित हो गया, लिखित संचार हो गया, चित्र हो गया आदि के माध्यम से। अब अंतर्व्यक्ति माने व्यक्ति खुद ही अंदर से बात करना है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। एक व्यक्ति अपने आप भी तो सोचता रहता है, वो भी तो संचार ही हो रहा है। एक व्यक्ति का अपने आप से बातचीत करना, मनुष्य अकेला होने पर भी अपने आप से बातचीत करता है, वह भाषा, स्मृतियों, गीतों आदि के माध्यम से स्वयं को व्यक्त करता है। ऐसा संचार व्यक्तिक होता है, इसलिए इसे अंतर्व्यक्तिक संचार कहते हैं। इसी के तहत तो आता है डायरी लेखन, आत्मपरक, व्यक्ति कविताएं, ये सब अंतर्व्यक्तिगत संचार के अंग कहे जा सकते हैं। डायरी लेखन हो गया, आत्मपरक लेखन हो गया, ठीक है, व्यक्तिगत कविताएं हो गई, ये सब क्या कहे जाते हैं, इंट्रापर्सनल यानी अंतर्व्यक्तिक संचार। जब व्यक्ति अपने आप से बातचीत करता है, अपने आप से ही गीत गाता रहता है, ठीक है, अपनी अपनी स्मृति भी याद करता रहता है, तो ये अंतर्व्यक्तिक संचार हो गया। अंतर्व्यक्तिक संचार, इंट्रापर्सनल, ये दो व्यक्तियों के मध्य होता है। जैसे दो मित्रों की बातचीत, पिता पुत्र की बातचीत, नौकरी के लिए दिया जाने वाला साक्षात्कार, ये भी इम्पोर्ट कई बार पूछ लेता है कि नौकरी के लिए दिया जाने वाला साक्षात्कार किस संचार के अंतर्गत आता है, वो होता है इंटरपर्सनल यानी अंतर्व्यक्तिक संचार कहता है। क्या कहलाता है, अंतर्व्यक्तिक संचार। समूह संचार, जब किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि एक से अधिक व्यक्तियों से बात किया जाता है तो समूह संचार कहलाता है। जैसे टीचर कक्षा में पढ़ाता है तो समूह संचार हो गया, किसी संस्था की बैठक होती है, समूह संचार हो गया, चर्चाएं होती हैं, भाषण होता है, जुलूस होता है, संबोधित किया जाता है, ये समूह संचार होता है। जनसंचार आपको बताया है, जब किसी समूह के साथ प्रत्येक संवाद नहीं कर किसी यांत्रिक माध्यम संवाद स्थापित किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, जनसंचार, जिसमें रेडियो, समाचार पत्र, टेलीविजन, फिल्म, दूरदर्शन इत्यादि ये आते हैं। आगे देखते हैं, प्रत्यक्ष कक्षा पढ़ाना जनसंचार नहीं है, किंतु दूरदर्शन पर पढ़ाया गया पाठ्यक्रम क्लास में पढ़ाएंगे बोर्ड पर तो वो जनसंचार नहीं है। लेकिन अभी मैं इंटरनेट पर अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये यूट्यूब पे जाएगा तो ये एक्चुअल में जनसंचार हो गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग पढ़ेंगे और मैं किसी माध्यम का प्रयोग कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का। जनसंचार के प्रमुख माध्यम है समाचार पत्र, पत्रिकाएं, प्रिंट मीडिया, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, इंटरनेट आदि। आई बात समझे? आगे देखते हैं। जनसंचार के कार्य, तो कौन कौन से कार्य हैं, सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, ये है जनसंचार के कार्य। और निगरानी करना, चौथा काम है सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना और निगरानी करना। निगरानी करने कैसे कि ये लोकतंत्र का पहरेदार है, जब भी तो कर रहे हैं ना, भोर के चौकीदार, भोर के प्रहरी, अखबार में भी आता है भोर के प्रहरी, सजग हैं। भोर के प्रहरी कौन होते हैं, यही पत्रकार लोकतंत्र के पहरेदार हैं। वह समाज की किसी भी समस्या के विरुद्ध जनमत तैयार करते हैं। सरकार, धर्म केंद्र या अन्य किसी संस्था के अनैतिक कार्यों के विरुद्ध जनमत बनाते हैं।
वे किसी सरकार, धर्म केंद्र यानी कि संस्था के अनैतिक कार्य के विरुद्ध जनमत तैयार करते हैं। मतलब वो समाज की समस्या के विरुद्ध जनमत तैयार करते हैं। वे समाज, लोकतंत्र के पहरेदार, लोकतंत्र की रक्षा करते हैं। एजेंडा तय करना, जन संचार माध्यम योजनाबद्ध किसी मुद्दे को उठाकर उसे देश समाज के केंद्र में ले आते हैं। वह मुद्दों को व्यापक महत्व देकर समाज को किसी खास दिशा में मोड़ देने का प्रयत्न करते हैं। खास दिशा में मोड़ देने का प्रयत्न करते हैं। विचार विमर्श करना, जनसंचार के माध्यम से विभिन्न मतों पर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। एक और अन्य संपादकीय लिखकर तथा प्रसिद्ध विद्वानों के लेख छापकर जनता को प्रभावित करते हैं। तो मतलब देखो क्या करते हैं, जन एजेंडा तैयार करते हैं। तो क्या, मैं योजनाबद्ध किसी मुद्दे को उठाकर उसे देश समाज के केंद्र में लाते हैं। कोई मुद्दा रहता है, उसे उठाकर समाज के केंद्र और उन मुद्दों को व्यापक महत्व देकर समाज को एक खास दिशा की ओर मोड़ देने का काम करते हैं। जैसे ठीक है, अब जैसे कहते हैं कि स्वच्छता अभियान के तहत रहे शौचालय के निर्माण तक, तो इसे मुद्दा बना करके समाज को एक दिशा की तरफ मोड़ दिया, तो समाज इस दिशा की ओर, स्वच्छता की ओर आगे बढ़ चला है। विचार विमर्श करना, जनसंचार के माध्यम से विभिन्न मतों पर विचारों का आदान प्रदान करना। एक और मुख्य संपादक संपादकीय लिखता है, अपने विचार आदान प्रदान करता है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध विद्वान लेख छापकर जनता को प्रभावित करता है, तो ये विचार विमर्श करता है। तो संपादकीय में भी संपादक के यानी अखबार की विचारधाराओं का कुछ दर्शन होते हैं और लोगों के, प्रसिद्ध विद्वानों के लेख छाप जनता को प्रभावित करता है। अब आगे देखते हैं, ये तो हो गए जनसंचार के कार्य। आप देखते हैं संचार प्रक्रिया के संगठक या मूल तत्व। संचार प्रक्रिया के संगठक या मूल तत्व, तो देखो संचारक, तो पहला कौन होता है, संचारक, स्रोत, प्रेषक। तो संचार ये इसके क्या होता है, संगठक या मूल तत्व होते हैं। मतलब क्या है, मतलब कहाँ से शुरू होता है, कैसे क्या होता है। तो सूचना के संचार में संचारक की भूमिका मुख्य होती है। सूचना की प्रस्तुति और उसकी प्रभावशीलता संचारक और प्रेषक की प्रकृति पर निर्भर करती है। संचारक की प्रतिभा व साख जनसंचार की प्रभावशीलता में वृद्धि करती है। मतलब वो संचारक की कैसी क्वालिटी है, उसमें कैसी इंटेलिजेंसी है, उसकी क्या उसकी साख है, क्या उसकी मतलब पकड़ है समाज में, जनसंचार की प्रभावशीलता में वृद्धि कर देती है। किसी संदेश को भेजने वाला संचारक या स्रोत कहलाता है। संदेश को भेजने वाला ही क्या कहलाता है, संचारक कहलाता है या स्रोत कहलाता है। उसका प्रथम गुण होता है संदेश की स्पष्टता। उसका पहला गुण है संदेश को स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करे, वो होता है संचारक। ठीक है, ये होता है संचारक। मतलब सूचना के संचार में अगर सूचना संचार करना है, उसकी संचारक की भूमिका, जो व्यक्ति है, जो स्रोत है, उसकी भूमिका मुख्य होनी चाहिए। संचार की मुख्य होती है सूचना की प्रस्तुति और उसकी प्रभावशीलता, उसको किस तरीके से प्रस्तुत करेगा, क्या प्रभाव रहेगा, और उस संचारक प्रेषक की प्रकृति पर निर्भर करता है। और संचार की प्रतिभा और साख जनसंचार की प्रभावशीलता में वृद्धि कर देती है। कैसी प्रतिभा है, कैसी उसकी पकड़ है, कैसी उसकी मतलब साख, क्रेडिट है उसका, क्या साख है, प्रभावशीलता में वृद्धि कर देती है। अर्थात किसी संदेश को भेजने वाला संचारक या स्रोत कहलाता है। दूसरा है, इस दूसरा तत्व क्या, संदेश। जनसंचार में जो संदेश है वो किसके लिए होता है, मिश्रित जन समूह के लिए होता है। इसलिए उसकी विषय वस्तु का चयन और विवेचन सामान्य प्रापक को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। मतलब विषय वस्तु को चयन करते हैं तो सामान्य लोगों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि टेक्निकल वर्ड है तो पूरी टेक्निकल छाप दिया जाए सभी को। आम व्यक्ति के क्या असर करेगा, कितने लोगों पर प्रभाव डालेगा, उसको ध्यान डाल करके उसका चयन करना चाहिए। ऐसा होना चाहिए संदेश। आप देखो, अब ये इंपॉर्टेंट है, एनकोडिंग यानी भाषाबद्ध करना, संदेश का कूटीकरण, इसे हिंदी बोलते हैं संदेश का कूटीकरण, और पत्रकारिता की भाषा में बोलते हैं एनकोडिंग यानी भाषाबद्ध करना। देखो, संदेश को भेजने के लिए शब्दों का, संकेतों का, ध्वनि चित्र का उपयोग किया जाता है। संदेश को भेजेंगे शब्दों के माध्यम से भेजेंगे, संकेत भेजेंगे, ध्वनि चित्र के माध्यम से भेजेंगे। भाषा भी एक प्रकार का कूट चिन्ह या कोड है। भाषा भी एक प्रकार का कूट चिन्ह या कोड है। अतः प्राप्तकर्ता को समझाने के लिए योग्य कुटों में संदेशों को बांधना, ये गुटों लेकर कुटों है बेटा, योग्य कुटों में कोड, मतलब कुटों माने कोडों में
संदेश को बांधना कूटीकरण एनकोडिंग कहलाता है। अर्थात प्राप्तकर्ता को समझाने के लिए योग्य कुटों को संदेशों में बांधना ही क्या है, कूटीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, कूटीकरण या एनकोडिंग कहलाता है। तो सीधे समय एनकोडिंग मतलब भाषाबद्ध करना, जो भी संदेश दिया गया है उसे भाषा के रूप में प्रकट करना ताकि वो समझ सके, इसे बोलते हैं कूटीकरण। सफल कूटीकरण उसे कहेंगे जिसमें संप्रेषण बिल्कुल स्पष्ट हो, उसे कहेंगे जिसमें संप्रेषण बिल्कुल स्पष्ट हो। संचारक जो कहना चाहता है प्राप्तकर्ता उसी भाषा में उसी संदेश को उसी रूप में समझे, तो वो तो हो गया सफल एनकोडिंग है, वो बिल्कुल सफल एनकोडिंग है, वही सफल कूटीकरण है। वो ये ना, तो एनकोडिंग का मतलब होता है भाषाबद्ध करना, उसको संकेतों को भाषा के रूप में बांधना। और इसका उल्टा होता है डिकोडिंग। डिकोडिंग मतलब जो आया है उसे पूरी तरह से समझना, उसे समझ जाए। संदेश का कूटवाचन डिकोडिंग, भाषा ग्रहण करना। तो कूटीकरण की उल्टी प्रक्रिया कूटवाचन कहलाता है। तो कूटीकरण की उल्टी प्रक्रिया कूटवाचन, एनकोडिंग की डिकोडिंग। इसके माध्यम से संदेश का प्राप्तकर्ता कूट चिन्हों में बंधे संदेश समझता है। तो जो भाषाबद्ध आए जो कूट संदेश है उनको समझता है। इसके लिए आवश्यक यह है कि प्राप्तकर्ता भी कूट का वही अर्थ समझे, मतलब उस कूट का जो वही अर्थ है उसको वही अर्थ ये भी समझे, तभी उसका वही संदेश वो समझ पाएगा। तो ये तो हो गया कूटीकरण और कूटवाचन, एनकोडिंग डिकोडिंग। आगे देखते प्राप्तकर्ता। संदेश को समझना, प्रतिक्रिया देना, प्रतिपुष्टि, फीडबैक, मतलब कोई समाचार प्राप्त किया उसके बारे में जो वापस से जो रिप्लाई दिया जाता है वो सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है। जो भी प्रत्युत्तर दिया जाता है वो फीडबैक कहलाता है। पूछा भी जाता है फीडबैक क्या होता है, और फीडबैक के अभाव में पत्रकारिता बेअसर हो जाती है। तो जनसंचार में प्रतिपुष्टि फीडबैक की अपनी भूमिका होती है। इसमें फीडबैक धीमा या कमजोर या देर से मिलने वाला होता है। इसमें फीडबैक धीरे जल्दी भी मिल सकता है, तेज भी मिल सकता है और धीमा भी मिल सकता है। और फीडबैक के अभाव में मीडिया बेअसर साबित हो जाती है। अगर नहीं मिलेगा, अगर कुछ रिप्लाई नहीं मिलेगा, कोई मैसेज नहीं मिलेगा, कोई कमेंट्स नहीं मिलेंगे, तो उसमें कुछ सुधार नहीं किया जा सकता पत्रकारिता में, तो मीडिया क्या हो जाती है, बेअसर साबित हो जाती है। तो इसका बहुत बड़ा उपयोग यूज है फीडबैक का। इसे फीडबैक बोलते हैं, इसे प्रतिपुष्टि भी बोलते हैं बेटा। आजाद संदेश को भेजना को समझकर प्रतिक्रिया देना ही क्या कहलाता है, फीडबैक कहलाता है। तो वो कौन सुने देगा, प्राप्तकर्ता, जो संदेश को प्राप्त करे वही फीडबैक देता है। शोर या विघ्न मतलब क्या, बाधा आ जाती है बीच में। जनसंचार में शोर या विघ्न की संभावना सर्वाधिक होती है। ठीक है, संचार प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा आ जाए तो उसे शोर या नॉइज कहते हैं। तय यह बाधा संचार की मानसिक अस्पष्टता अनिच्छा को लेकर भी हो सकती है, तकनीकी हो सकती है, या संचार की मानसिक अस्पष्टता व अनिच्छा को लेकर भी हो सकती है। जो प्रस्तुत कर रहा है उसकी अनिच्छा को लेकर भी हो सकती है, तो किसी प्रकार की भी ये हो सकती है। तो ये था बेटा, ये थे आज के पूरे जनसंचार और माध्यम के। आप इसे पढ़ना है, एक बार बड़े गौर से पढ़ना। हर आपको एक कहते हैं ना कि नोट्स टाइम में आपको पूरा बता दिया गया है, और ये बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ है, आसानी से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।